झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद चंपई सोरेन राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ये राज्य के 23 सालों के इतिहास में 11वें मुख्यमंत्री हैं, जिसके बाद कुछ सवाल उठते हैं कि आखिर चंपई सोरेन हैं कौन और राज्य में 23 सालों में 11 मुख्यमंत्री क्यों बदल गए। आखिर क्यों बार बार सरकारें गिर जाती हैं और सरकारें गिरने से राज्य पर क्या असर पड़ता है और हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद क्यों छोड़ना पड़ा। चलिए इन सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश इस वीडियो में करते हैं। देखिए, झारखंड में राजनीतिक उथल पुथल के बीच पीटीआई की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि अगले सीएम के रूप में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना हो सकती है, लेकिन कल्पना के नाम पर उनकी भाभी और झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सीता सोरेन ने आपत्ति जताई। दरअसल सीता सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा की विधवा है। सीता सोरेन ने पीटीआई भाषा से कहा, मैं पूछना चाहूंगी कि केवल कल्पना सोरेन ही क्यों, जो विधायक भी नहीं हैं और उनके पास कोई राजनीतिक अनुभव भी नहीं है। जिसके चलते नवंबर में होने वाले राज्य चुनावों को देखते हुए पार्टी ने कल्पना की बजाय चंपई सोरेन को सीएम बनाना ठीक समझा। जिसके बाद लोगों के मन में यह सवाल उठने लग गए, आखिर ये चंपई सोरेन हैं कौन? क्या ये हेमंत सोरेन के परिवार के सदस्य हैं? देखिए, चंपई सोरेन काफी सुर्खियों में रहते हैं। पिछले साल झारखंड सरकार के परिवहन विभाग के वरीय अधिकारी और चंपई के बीच विवाद हो गया। अधिकारी ने नागालैंड में निबंधित वाहनों पर कार्रवाई का आदेश दिया। इससे नाराज होकर मंत्री ने सभी फाइलें अपने पास मंगा ली। इसके साथ मंत्री के तौर पर राज्य परिवहन आयुक्त को उन्होंने सिर्फ दैनिक कार्य निपटाने के निर्देश दिए। यही नहीं, नीतिगत एवं वित्तीय मामलों से संबंधित फाइलें परिवहन मंत्री तक भेजने का निर्देश भी दे दिया। इस मामले को लेकर विभाग में जमकर बवाल हुआ। चंपई सोरेन को झारखंड टाइगर के नाम से जाना जाता है। दरअसल 90 के दशक के अंत में जब अलग झारखंड राज्य की मांग उठ रही थी, तब हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन के साथ मजबूत भागीदारी के कारण चंपई सोरेन को झारखंड टाइगर का खिताब मिला। शिबू सोरेन और चंपई सोरेन ने मिलकर झारखंड को एक अलग राज्य बनाने में बहुत योगदान दिया। वर्ष 1912 में बिहार राज्य के गठन के बाद बिहार को एक बहुमूल्य प्राकृतिक खजाने की चाबी मिल गई और यह बहुमूल्य प्राकृतिक खजाना था छोटा नागपुर का पठार, आज का झारखंड। एक मैदानी क्षेत्र होने के कारण बिहार में खनिज संसाधनों की भारी कमी है, जबकि छोटा नागपुर जो एक पठारी क्षेत्र है, वहां प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन पाए जाते हैं। प्राकृतिक खजाने की चाबी मिलने के साथ ही इस खजाने का दोहन भी शुरू हो गया। तत्कालीन बिहार की सरकार ने इन प्राकृतिक संसाधनों को निकालना शुरू कर दिया, जिससे राज्य का खजाना दिनों दिन भरता चला गया। लेकिन इसके विपरीत छोटा नागपुर क्षेत्र के लोगों को इसका कोई भी फायदा मिला नहीं और असीम प्राकृतिक संपत्ति के मालिक होने के बावजूद भी वो पिछड़ते चले गए। छोटा नागपुर क्षेत्र एक आदिवासी बहुल क्षेत्र और कम शिक्षित क्षेत्र होने के कारण बिहार ने कभी भी यह नहीं सोचा था कि छोटा नागपुर क्षेत्र के लोग अपने अधिकार के लिए आवाज उठाकर अलग हो सकते हैं। इसी कारण बिहार सरकार ने उद्योगों को अपनी जमीन पर आने ही नहीं दिया। उन्हें लगता था कि प्राकृतिक खजानों का यह क्षेत्र हमेशा उनके पास ही बना रहेगा। बिहार सरकार ने छोटा नागपुर के खनिजों को मीलों दूर स्थित उद्योगों को बेच दिया। कई बड़े उद्योगों ने बिहार के जमीन में अपने उद्योग को स्थापित करने की इच्छा जताई, लेकिन बिहार सरकार ने उन्हें यह कहकर टाल दिया कि बिहार में कृषि योग्य भूमि की संख्या अधिक है, जिसके कारण यहां की भूमि पर उद्योग स्थापित नहीं किए जा सकते। उद्योगों को स्वयं से दूर रखना आज की तारीख में बिहार राज्य के लिए एक बड़ी समस्या लेकर सामने आई। यह समस्या है बिहार के लोगों का दूसरे राज्यों में पलायन, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र सीमित होने के कारण यहां रोजगार के अवसर भी सीमित होते चले गए। इन्हीं सब भेदभाव के कारण ही छोटा नागपुर को अलग करने की मांग प्रबल होती चली गई। जब झारखंड को अलग राज्य बनाने की मांग की गई तो झारखंड राज्य के गठन के विरोध में बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने यह तर्क दिया कि वित्तीय दृष्टि से छोटा नागपुर क्षेत्र सदैव घाटे में रहेगा और यही वित्तीय स्थिति इसके अलग राज्य बनाने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इसे सच्चिदानंद सिन्हा ने खोखला तर्क कहा, क्योंकि इस तर्क में कोई सच्चाई थी नहीं। अलग झारखंड राज्य की मांग को प्रबल बनाने के लिए छोटा नागपुर उन्नति संघ की स्थापना की गई, जिसके संस्थापक थे जुवेल लकड़ा। वर्ष 1972 में शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की स्थापना की।
और वर्ष 1978 को शिबू सोरेन और मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन के प्रमुख एम.के. राय ने पटना में एक विशाल रैली का आयोजन किया। वर्ष 1987 में शिबू सोरेन और बाबूलाल मरांडी ने छोटा नागपुर समन्वय समिति की स्थापना की और तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बिहार के 21 जिलों को अलग करके झारखंड राज्य की मांग की गई थी। वर्ष 1989 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने झारखंड राज्य के गठन की जांच के लिए 24 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया, जिसमें 16 सदस्य झारखंड आंदोलन के थे और इन लोगों को 4 राज्यों बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश भेजा गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट 1990 में संसद को सौंपी। इसके बाद 9 अगस्त 1995 को झारखंड स्वायत्त शासी परिषद की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष शिबू सोरेन और उपाध्यक्ष सूरज मंडल थे। इसके बाद वर्ष 1999 को अलग झारखंड राज्य के विधेयक बिहार विधानसभा में पेश हुआ, जो 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा से पारित हुआ और 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत का 28वां राज्य बन गया। बिहार से अलग होने के बाद झारखंड के हिस्से में कुल 81 विधानसभा की सीटें आई। चलिए अब दूसरे सवाल पर आते हैं कि झारखंड बार बार सरकारें गिर क्यों जाती हैं इस राज्य में। देखिए, झारखंड में साल 2000 में पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ। उस समय भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता लगी। बाबूलाल मरांडी झारखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। हालांकि अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक ही इस पद पर रहे। दरअसल उनके गठबंधन में शामिल दलों के विधायकों ने बगावत कर दी थी, जिसके बाद बीजेपी के ही अर्जुन मुंडा को यह कुर्सी मिल गई। अर्जुन मुंडा 18 मार्च 2003 से 1 मार्च 2005 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। 2005 में दूसरी बार झारखंड में विधानसभा के चुनाव हुए और अगले 5 सालों में ही सूबे के अंदर 4 मुख्यमंत्री बदल गए। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक बार बीजेपी और 2 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा रही। इसके अलावा निर्दलीय जीते मधु कोड़ा ने कई विपक्षी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन 2 मार्च 2005 से 11 मार्च 2005 तक सीएम बने। फिर बीजेपी के अर्जुन मुंडा ने 12 मार्च 2005 से 14 सितंबर 2006 तक सत्ता चलाई। मधु कोड़ा 18 सितंबर 2006 से 24 अगस्त 2008 तक राज्य के सीएम रहे। आखिर में फिर से शिबू सोरेन के हाथ में सत्ता आई और वो 27 अगस्त 2008 से 12 जनवरी 2009 तक सीएम रहे। 2009 में हुए चुनाव के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरकार बनाई। शिबू सोरेन 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। बाद में यहां की सत्ता बीजेपी के हाथों में चली गई और अर्जुन मुंडा ने 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक राज्य की कमान संभाली। लेकिन बीजेपी की सरकार भी ज्यादा दिन चली नहीं। यहां फिर से जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरकार बनाई और हेमंत सोरेन 13 जुलाई 2013 से 23 दिसंबर 2014 तक मुख्यमंत्री रहे। 2014 में झारखंड के अंदर चौथी बार विधानसभा के चुनाव। पिछले 5 सालों में झारखंड को पहली बार एक स्थिर सरकार मिली। चुनाव के नतीजों में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों को तोड़कर बीजेपी ने सरकार बनाई और लगातार 5 साल रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। देखिए, झारखंड में बार बार सरकारें गिरने के 3 कारण हैं। पहला, आज तक झारखंड में कोई सरकार ऐसी बनी नहीं जिसके दामन को साफ कहा जा सके। जिस समय मधु कोड़ा मुख्यमंत्री थे, उनके और उनके मंत्रियों के ठिकानों पर आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय के छापे पड़े। कोड़ा खुद तो जेल गए ही, साथ ही उनके कई मंत्री और नौकरशाहों को भी जेल जाना पड़ा। दूसरा कारण, जैसा हम पहले ही बता चुके हैं कि झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं, जिनमें बहुमत के लिए 41 का आंकड़ा पार करना पड़ता है, जिस सूबे के उलझे समीकरण के कारण हासिल करना किसी भी दल के लिए कठिन रहता है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बीबीसी से कहते हैं कि झारखंड की सीमा 4 राज्यों से लगी हुई है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। वो कहते हैं हर क्षेत्र की भाषा अलग है, कहीं भोजपुरी बोली जाती है, कहीं मुंडारी, कहीं खोरठा और बांग्ला या उड़िया। इन इलाकों के राजनीतिक मुद्दों पर भी अलग अलग राजनीतिक दलों का प्रभाव है। मसलन जो इलाके बिहार से लगे हैं, वहां राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड का प्रभाव है। इसके अलावा कई इलाकों में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन पार्टी, झारखंड पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी जैसे दलों का प्रभाव है। इसलिए राष्ट्रीय दलों की सबसे बड़ी दुविधा रहती है अपने बल पर चुनाव जीतना। इसलिए 21 सालों में झारखंड 11 सरकारें और 6 मुख्यमंत्री देख चुका है।
वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हरि नारायण सिंह ने बीबीसी से कहा कि झारखंड में विधानसभा की सीटें मात्र 81 हैं, इसलिए बहुमत का गुणाभाग हमेशा बहुत करीबी रहता है। राजनीतिक दलों ने कई बार चुनाव आयोग को प्रतिवेदन दिया कि झारखंड में सीटों का परिसीमन हो और उनकी संख्या बढ़ाई जाए। तीसरा कारण, बीजेपी की तानाशाही। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। साल 2005 की बात है। रात के 2:30 बज रहे थे और रांची के सुनसान मेन रोड पर अचानक से हलचल मच गई। कुछ तेज रफ्तार गाड़ियां और उन गाड़ियों का पीछा करती पुलिस की सायरन बजाती वैन। रांची मेन रोड पर जितने भी होटल थे सभी के एक एक कमरे की तलाशी ली जा रही थी। ये बात उस दिन की है जिस दिन विधानसभा चुनावों के नतीजे आए थे। सबसे ज्यादा सीटें लाने वाली भाजपा को बहुमत नहीं मिला था। विपक्ष में कांग्रेस और कुछ छोटे दलों का गठबंधन था जिसे बीजेपी से कम सीटें मिली थी। सरकार बनाने पर पेंच फंस गई क्योंकि कोई भी पार्टी बहुमत हासिल कर नहीं पाई थी। अब सत्ता की चाबी कुछ छोटे दलों और निर्दलीय जीतकर आए विधायकों के हाथ में थी। छोटे दल या निर्दलीय विधायक अपनी जाति का सर्टिफिकेट लेकर जैसे जैसे रांची पहुंच रहे थे वैसे वैसे पुलिस उन्हें होटल में ले जा रही थी। रांची के पुलिस अधीक्षक एक विधायक को उनका कॉलर पकड़कर घसीट रहे थे। लोकतंत्र का यह तमाशा पूरी रात चलता रहा। चलिए अब अपने आखिरी सवाल पर आते हैं कि बार बार सरकारें गिर जाने से किसी राज्य पर क्या असर पड़ता है। झारखंड की राजनीति को करीब से देखने वाले गौतम बोस कहते हैं, इसी राजनीतिक अस्थिरता के कारण जंगल, नदियों और खनिज संपदा से भरपूर ये राज्य कभी तरक्की कर नहीं पाया, जबकि छत्तीसगढ़ भी इसी राज्य के साथ अस्तित्व में आया और उस राज्य में तेजी से विकास हुआ। गौतम बोस कहते हैं, लेकिन अस्थिरता का भेंट चढ़ा झारखंड कुछ भी नहीं कर पाया। यहां की सरकारें कुछ भी नहीं कर पाई। मुख्यमंत्री जिस घर में रहते हैं उसमें अविभाजित बिहार के दौर में रांची के संभागीय कमिश्नर रहा करते थे। रांची के हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की जमीन और भवनों से सरकार चलती रही। राज्य की राजधानी रांची चौक यानी पूरी तरीके से जाम हो चुकी है। उनके अनुसार कई बार हुआ कि नई राजधानी बनाई जाए, इलाके का चयन भी हुआ, मगर मामला जस का तस रह गया। गौतम बोस कहते हैं कि झारखंड एक असफल राज्य के रूप में ही काम करता रहा है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।